एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम देखेंगे सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस ऑन कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं है कि मतलब हमने ये एक्ट करना है, ये एक्ट करना है। इस टॉपिक में कन्फ्यूजन ये है कि हमें क्या क्या करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें आती है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, मैंने एक टाइमलाइन दी है तो आप यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं पढ़ूंगा एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट देखना है। लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट ऑफ 1883। आप थोड़ा क्रोनोलॉजी समझे। 1879, 1883। एग्रीकल्चर लोन एक्ट ऑफ 1884। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रेडिट दिस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ 1904। दिस द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912। यहाँ तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक, आज हम क्या देखेंगे आगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1942। प्लानिंग कमीशन को हम अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें ठीक ठाक है। हर किसी प्लान को हम डिस्कस करेंगे इसमें। हर किसी प्लान के नीचे हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ कोऑपरेटिव्स को लेके। तो इसमें मैं 5-10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, वो मैं अलग से डालता हूँ। हम एनसीडीसी को देखेंगे, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को देखेंगे। ठीक, और उसके बाद जो हम देखेंगे एनसीडीसी के बाद हम नाबार्ड एक्ट को देखेंगे 1881। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1884। फिर उनकी अमेंडेड फॉर्म 2002 में देखेंगे। मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1991 को समझेंगे। और नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो है 2002, ये भी समझेंगे आज। तो इसके बाद जो हमारा रहता है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये हम सेपरेट करेंगे क्योंकि ये रिसेंट है और सिग्निफिकेंस है इसकी बहुत ज़्यादा। तो इसे हम सेपरेट एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसमें क्या होता है, टू लिस्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन को बांट दिया जाता है। एक सेंट्रल लिस्ट और दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट। और जो कॉपरेशन है, कॉपरेशन को किस में रखा जाता है, प्रोविंशियल लिस्ट में। ठीक, अब जो क्योंकि ये प्रोविंशियल लिस्ट में है तो फर्स्ट कॉपरेशन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनती है इंडिया में, वो बहुत ही मशहूर सोसाइटी है, दैट इज़ बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो इस एक्ट ऑफ 1920 ये कब बनती है, 1925 में। ठीक, इस एक्ट के अंडर। ठीक, तो यही सोसाइटी यहाँ पे मतलब इस सोसाइटी का जैसे कोऑपरेटिव्स का एक प्रिंसिपल होता है, वन मैन वन वोट, तो ये सोसाइटी इसी प्रिंसिपल पे बेस होती है। हालांकि अब जो हमने करना है इसके बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट ऑफ 1942। लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचे मैं थोड़ा बीच में बताऊँगा। देखो क्या होता है, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनती है 1912 में। तो ये इनका क्या कहना है, इट रिकमेंड इन द सेटिंग ऑफ लैंड मॉर्टगेज बैंक्स। ठीक, आप 1928 पे ध्यान रखें, 29, 34 को। 28 में क्या होता है, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनती है। तो ये क्या करती है कि मॉर्टगेज मतलब जहाँ पे आप ज़मीन को गिरवी या ज़मीन पे जो आपको लोन दे वो बैंक्स। ठीक, उसके बाद ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाता है 1921 में। तो इसका मतलब मोटिव क्या होता है कि कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ करे, जो कोऑपरेटिव्स में लोग काम करें उनको ट्रेनिंग एजुकेशन दे, कोऑपरेटिव्स की यूनियन बनाएं ताकि जो बाकी सॉर्ट ऑफ बिजनेस है या प्राइवेट बिजनेस है उनके साथ कम्पीट कर पाए। ठीक, अब 1934 में आरबीआई वजूद में आता है। ठीक, और दिस क्या, जब आरबीआई वजूद में आता है तो इससे क्या मिलता है, एक थ्रस्ट मिलता है किसको, एग्रीकल्चरल क्रेडिट को। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे आगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1942। इस क्यों आता है, क्योंकि मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव्स एक्ट ऑफ 1942। इसमें क्या होता है, अब क्योंकि कोऑपरेटिव्स बढ़ने लगी तो इसमें ये होता है कि एक कोऑपरेटिव के कई सारे यूनिट्स हैं। तो इन कोऑपरेटिव्स को कैसे एडमिनिस्टर किया जाए, क्यों, कौन सा रजिस्ट्रार इनको एडमिनिस्टर करें, कहाँ से कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करें, तो एक क्वेश्चन बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था कि मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव एक्ट बनाया गया जो ऐसी सोसाइटीज़ को देखे जिनके मैक्सिमम मतलब एक से ज़्यादा यूनिट्स है। ठीक, तो इस एक्ट को फिर रिपील किया गया बाद में। तो अब देखते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1884। ऑब्जेक्टिव क्या था इस अब हमने देखा मल्टी यूनिट, अब मल्टी स्टेट, क्योंकि अब ये आज़ादी के इंडिया को जब आज़ादी मिली उसके बाद ये एक्ट आता है 1984 में। तो इसका इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव ये था टू कम्प्रहेंस सेंट्रल लेजिस्लेशन एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मल्टी स्टेट सोसाइटीज़।
अब क्या था कि मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ में क्या था, किसी स्टेट में एक तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, किसी स्टेट में दूसरी तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, रीजनल इम्बैलेंसेस भी होती थी। इन चीज़ों को मतलब ओवरकम करने के लिए एक इन्होंने ये सोचा कि इस एक्ट ने ये कहा कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसलिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट वजूद में आता है। और अब ये इस एक्ट की जगह जो थी, इस एक्ट को 7th शेड्यूल में डाला गया यूनियन लिस्ट में। ओके, ताकि जब यूनियन लिस्ट में हो तो अच्छे से ग्रो कर पाएंगी ये सोसाइटीज़, क्योंकि यूनियन के पास हर कोई चीज़ मौजूद होती है। ठीक, और जब मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी एक ही तरीके से हो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो इनसे क्या होगी कि जो रीजनल डिवाइड जो होगा इन सोसाइटी में, रीजनल इम्बैलेंसेस होगी, वो कम होंगी, मिनिमाइज होंगी। ठीक, आगे देखते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। तो ये रिप्लेस करता है, किसको रिप्लेस करता है? अर्लियर जो एक्ट था 1884 को रिप्लेस करता है। इस एक्ट के दो शेड्यूल है, एक शेड्यूल में कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है और दूसरे शेड्यूल में लिस्ट ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की दी हुई है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन जो होगी वो सेंट्रल रजिस्ट्रार करेगा। अब स्टेट रजिस्टर जो रजिस्ट्रार होते थे, अब नहीं, वो सेंट्रल रजिस्ट्रार करेगा, और उससे भी अपॉइंट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, no interference by state government officers or officials in the registration of these multi-state cooperative societies। इसके बाद अगर आपने एप्लीकेशन डालनी है, आप अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है ऐसी सोसाइटी की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सपोज करो एक सोसाइटी है जिसकी मतलब एक J&K में, दूसरी पंजाब में और तीसरी सपोज कर लो महाराष्ट्र में, तीन जगह पे ये सोसाइटी है। तो अगर आपने ऐसी सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करना है मल्टी स्टेट सोसाइटी में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो आपने क्या करना है, यहाँ के 50 जो मेंबर्स हैं वो साइन उनका होना चाहिए उस एप्लीकेशन पे, यहाँ के 50 मेंबर्स और यहाँ के 50 मेंबर्स का। ठीक है, जहाँ जहाँ इस मतलब इस सोसाइटी के दिस स्टेट, जहाँ जिस जिस स्टेट में ये सोसाइटी काम करती होगी, साइनेड बाय 50 मेंबर्स ऑफ एवरी सोसाइटी। ठीक, आगे अब रजिस्ट्रेशन की बात जब आती है, तो एक जो रजिस्ट्रार है उनको ये कहा गया, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उनको एक डेट लिमिट सेट की गई कि विद इन 4 मंथ्स आपने क्या करना है, आपने क्लियर करना है फाइल ऑफ रजिस्ट्रेशन की, जो फाइल होगी उसे क्लियर करना है। ठीक, और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है वो भी सेंट्रल रजिस्ट्रार ही देता है। और ये जो सोसाइटी है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी कहाँ पे रखा गया? लिमिटेड लायबिलिटी में। तो लिमिटेड लायबिलिटी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। अब इसके बाद प्लानिंग कमीशन आता है। मुझे लग रहा है कि प्लानिंग कमीशन को हम सेपरेटली करेंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है एनसीडीसी एक्ट। एनसीडीसी एक्ट भी हमने आगे अलग से करना, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है सिलेबस में, हम वहीं पे करेंगे रोल ऑफ एनसीडीसी एक्ट। अब इस एक्ट को यहाँ पे ये समझेंगे कि ये एक्ट किन की रिकमेंडेशन पे आ गया। तो ये एक्ट आ गया किन की रिकमेंडेशन पे? ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी। ठीक, तो इनकी रिकमेंडेशंस पे ये एक्ट आता है। कब आता है? 1963 में, 1962 में। और 1963 में क्या होता है? इसे स्टैचुरी कॉरपोरेशन, स्टैचुरी क्या होता है? कोई भी कॉरपोरेशन जो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बने। ठीक, तो इनका काम जो होता है वो बूस्ट होता है, कोऑपरेटिव्स को बूस्ट करना। ठीक, जो आप मिनिमम सब सेलिंग प्राइस एंड ऑल दैट देखते हो, वो इसी के मतलब ये हमने अलग से करना है, तभी हम इसके डिटेल्स में जाएंगे। अब इसके बाद नबार्ड एक्ट ऑफ 1881। तो नबार्ड एक्ट भी हमने अलग से करना है, क्योंकि सिलेबस में अलग से स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। यहाँ पे हम थोड़ा एक सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे इसे, नबार्ड एक्ट को। इसमें क्या है? द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज पास्ड इन 1881। रिकमेंडेशन ये इंपॉर्टेंट किसकी? बी शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे नबार्ड दिस कयाम में आया। तो इसका काम क्या है? ये डायरेक्ट इंडिविजुअल को लोन नहीं देगा नबार्ड बैंक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, नो डायरेक्ट लोन टू इंडिविजुअल्स। तो फिर क्या करता है? ये रिफाइनेंस करता है किनको? कोऑपरेटिव बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, रूरल बैंक्स को। ठीक है, तो उनको रिफाइनेंस कर सकते हैं ताकि वो अच्छी मतलब आगे से काम, वो अच्छे से आगे से काम कर सके। ठीक, ये कोई डायरेक्ट लोन तो नहीं देता है इंडिविजुअल्स को। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी। इसके बाद हम देखेंगे मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि रिकमेंडेशंस किन की रिकमेंडेशंस पे ये सोसाइटी बनती है, ये सॉरी ये एक्ट बनता है। इट वाज ऑन द चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी। ओके, तो ये एक्ट में अगर आप देखेंगे 1991 में एलपीजी भी आता है, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो फिर क्या होते हैं? आसानी आती है बिजनेस करने में, तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी पाएंगे। रजिस्ट्रेशन वाज मेड सिंपल,
रूल मेकिंग पावर्स अब मैनेजिंग कमेटी को दिए गए कि खुद ही यार आप देखो किस तरीके से आपने करना है, वो आप देखें, उनके एक्सपेंड किए गए उनकी ताकत को। पावर ऑफ रजिस्ट्रार उसको कर्टेल किया गया, ठीक। और शेयर होल्डिंग ऑफ मेंबर उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ शेयर होल्डिंग क्या होती है, 1/10 पे, ठीक। इसके आगे इसमें कुछ चीज़ें हुई। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को रिस्ट्रिक्ट किया गया, यानी पॉलिटिस मतलब अब इन कोऑपरेटिव्स को पॉलिटिसाइज नहीं करना है, ठीक। प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्राइब्यूनल्स होते हैं कि सपोज करो किसी चीज़ को लेकर बहुत सारे केसेस आते हैं, तो आप कोर्ट्स में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे केस होते हैं, तो वहाँ पे आपकी सुनवाई जल्दी से नहीं होती है। तो आप फिर किसी चीज़ को, जैसे एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था एनवायरमेंटल मामलों को देखने के लिए, तो इस तरीके से आप कोऑपरेटिव्स को लेकर एक ट्रिब्यूनल बना सकते हो, जहाँ पे आप कोऑपरेटिव्स के केसेस वहाँ पे मतलब वो अलग से कोऑपरेटिव्स के केस देखें, ताकि कोऑपरेटिव्स के केस में तेज़ी आ, मतलब जो आपके फैसलों में तेज़ी आ जाए, ठीक, आपको जस्टिस मिले। देन क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्टर बाय प्रेस्क्रिप्ट, ठीक। जो जैसे आप अभी हो, तो क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रार, जैसे आपकी ग्रेजुएशन अभी क्वालिफिकेशन रखी गई है इसके इस पोस्ट के लिए। ऐसी तरीके से डेपुटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड, अब गवर्नमेंट कोई मतलब डायरेक्टली डेप्यूट नहीं कर सकता है किसी बंदे को, ठीक। अब लास्ट में देखते हैं नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। अब ये कोई एक्ट नहीं है, पॉलिसी एक मतलब थॉट एक है क्या होना चाहिए। इसमें यही है कि जो 1995 के प्रिंसिपल्स है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के, वो हम कर चुके हैं, वो इन प्रिंसिपल्स को एक मतलब फंक्शन, सेंट्रल फंक्शन बना दी जाए कि उन मतलब इन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे ही जो हमारी जो कोऑपरेटिव पॉलिसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है कि रीजनल इम्बैलेंस, जो मैंने पहले भी कहा था कि रीजनल इम्बैलेंस को ख़त्म करना है, ठीक। एक साइड से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, उन पे इनने स्पेसिफिकली कहा कि थोड़ा वहाँ पे आपने देखना है, कोऑपरेटिव्स के रोल को वहाँ पे देखना है। नेक्स्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड, कर्टेल्ड, ठीक। ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब इसमें भी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए दिस कोऑपरेटिव्स में। और कोऑपरेटिव्स को काम करने के लिए एक बजट ठीक ठाक होना चाहिए। और नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ST SC, एज अगर वो मेंबर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, उनके वो देखना है हमने, ठीक है। तो एक जनरल सी आउटलाइन थी, ये चीज़ें हमने बार बार पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे एक आउटलाइन थी, तो मुझे लगा कि इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैंने जैसे कहा कि अगर जैसे हमें इसमें कोई चीज़ जैसे हम अगर लेस इंपॉर्टेंट चीज़ भी, जितनी भी चीज़ें हों उनको, अगर ये वीडियो 7 है तो वीडियो 7 के A B C में हम लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी इसमें डालते जाएंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रेफरेंस यही रहेगी कि हम सिलेबस को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करें, और जब हमें टाइम मिले तो उसमें हम नेक्स्ट एडिशंस की जाएंगी इन चीज़ों की, ठीक है। हाँ, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।